नमस्कार, मैं अनुज तिवारी, इकोनॉमिक फैकल्टी, अभ्युदय बलरामपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों का पीसीएस का एग्जाम, आरओ एआरओ का एग्जाम और साथ ही बिहार पीसीएस का भी एग्जाम लगा हुआ है आने वाले टाइम में। सो हम लोगों की तैयारी किस बेसिस पे होनी चाहिए, ये हम सबको पता है। क्योंकि अब एग्जाम के टाइम पे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या बैलेंस सिनेरियो हो सकता है आपके लिए। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ये हैं कि हमें हमारा पीवाईक्यू तैयार कर लेना है, फर्स्ट थिंग। मॉक टेस्ट अच्छे से तैयार कर लेना है और जो हमारे टीचर्स के नोट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी। क्लियर? हम लोग इस पूरी सेशन में तीन चीज को टारगेट करेंगे। जैसे कि मैं एज अ इकोनॉमी फैकल्टी बलरामपुर का हूँ, तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ये आदेशित हुआ है, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री सचिन सिंह जी को, और उनके द्वारा मुझे आदेशित हुआ है कि चूंकि मैं इकोनॉमी के लिए ऑथराइज टीचर हूँ वहाँ पे, तो जो आपका इकोनॉमी का ट्रेडिशनल पार्ट है और इकोनॉमी के का ही जो आपका करंट इशू वाला टॉपिक है वो मुझे आपको एज अ क्विकली रिकवर करवाना है, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम कर ले जाऊं, गलत ना होने पाए। क्लियर? अभी तक हम जो क्लासेस अपनी ले रहे थे वो जूम मीटिंग के थ्रू ले रहे थे, बट जूम मीटिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आ रही है कि हम भले ही ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हैं बट वो सही तरीके से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन क्लास का मतलब है एनी टाइम एनीवेयर एनी स्टूडेंट उस क्लास को एक्सेस कर सके। जैसे कि अभी तक जो हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं शाम को 8 बजे, बहुत सारे दूर दराज इलाके के बच्चे हैं जहां नेटवर्क इशू है और वो क्लास को नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। मतलब ऑनलाइन क्लास का जो पैरामीटर है या जिसके लिए हम करना चाहते हैं, उस टारगेट को हमने कहीं ना कहीं हटा लिया है, वो टारगेट मेरा अचीव नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरी इनिशिएटिव है कि उन बच्चों को के लिए भी ये बेहतर हो जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं और उस टाइम उनके पास नेटवर्क नहीं होता, तो वो इस क्लास को कभी भी देख सकते हैं। इसलिए ये क्लास मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसकी प्लस प्लस पॉइंट इतनी ही है कि जब आप क्लास देखना चाहें तब आप क्लास देख सकते हैं, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, बार बार आप रिवीजन करना चाहें आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर आप क्लास का नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें आप थोड़ा सा बेनिफिट होता है जब हम यूट्यूब या एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी क्लासेस को लेने का काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी में अगर आपने देखा होगा मोर और लेस देन, तो कमीशन का एक सेट पैटर्न रहा है। हमें ये कैसे पता चलता है कि सेट पैटर्न है? तो स्टैटिक पार्ट तो अमूमन सेट है, जो चेंज होता है वो करंट वाला इशू चेंज होता है, और करंट भी स्टैटिक के ही जैसा होता है। अगर जनरली मैं आपसे बात करूं कि, चूंकि मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा माइक था वो खराब हो गया है, ठीक है, बट अभी मेरा इसी से काम चल जा रहा है, इसीलिए मैं ईयरपोर्ट को बाहर रखा हुआ। सो अमूमन जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक हैं, स्टैटिक के साथ में करंट बेस्ड हैं। अगर करंट बेस्ड की मैं बात करूं, जैसे अभी मान लीजिए हाल ही में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया है, तो जरूरी नहीं कि हमारे पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाएगा। हम मॉनेटरी पॉलिसी पूरा रट डाले, रेपो रेट ये है, रिवर्स रेपो रेट ये है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ये चेंजिंग्स हुआ है, कैश सीआरआर में ये रिफॉर्म हुआ है, एसएलआर में ये हुआ है, एसडीआर के थ्रू ये चेंजिंग्स किए गए, सब रट डाले हम। बट पता चला कि उसने मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैटिक पार्ट पूछ लिया। क्लियर? तो है तो करंट का टॉपिक, बट उसने करंट नहीं पूछा, स्टैटिक पूछ लिया। अब आप कहोगे अरे यार मॉनेटरी पॉलिसी पूछ लिया, हमें तो पता ही नहीं ये स्टैटिक है। वो स्टैटिक नहीं है, वो करंट इशू है। ऐसा नहीं था कि वो अभी पहले कोई भी पेपर हुआ तो उसने कुछ भी पूछा, ऐसा नहीं हुआ है। चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई है तो उसने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को पूछ लिया है। क्लियर? अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए भारत अभी जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट है, अमूमन एग्जाम्पल के तौर पे 8 से 9% हम टारगेट करके चल रहे हैं। अभी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, आप रट के गए कि भारत की जीडीपी इतनी है, भारत का ग्रोथ रेट ये चल रहा है, हम परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग थर्ड रैंक पे आते हैं और रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग हम फिफ्थ रैंक पर आते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, तो ये डेटा है। डेटा का यूज हमारा कमीशन स्टैटिक पार्ट में कर लेता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर में आपने पढ़ लिया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 या 650 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये आपके लिए एक फैक्ट होगा, आपने रट लिया। बट ये स्टैटिक पार्ट में आपको क्या क्या जानना जरूरी है कि अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है तो किसके कारण से बढ़ा है। क्या
हमारा करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, हमारा कैपिटल अकाउंट बेहतर हुआ है, कि हमारा एफडीआई बेहतर हुआ है, कि हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अपना बेहतर किया, क्या बेहतर हुआ है हमारे यहाँ, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इंक्रीज किया है। फर्स्ट ऑफ मतलब हमें हमारा कैपिटल मार्केट और हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट के साथ में करंट अकाउंट वो पूरा पता होना चाहिए। इसी के साथ में अगर विदेशी मुद्रा भंडार है तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है, हार्ड करेंसी कितनी है, सॉफ्ट करेंसीज हम रखते हैं या नहीं रखते हैं, गोल्ड हम रखते हैं नहीं रखते हैं, एसडीआर क्या है, और क्या एसडीआर अगर हमने कुछ रखा है तो एसडीआर कब इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किसकी करेंसी है, किस टाइप की करेंसी है, हार्ड करेंसी है, सॉफ्ट करेंसी है, क्रिप्टो टाइप की करेंसी है, डिजिटल करेंसी है या आर्टिफिशियल करेंसी कैसी है, एसडीआर ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज हमें पता होता है कि इम्पोर्ट कवर हमारा कितना होगा। जैसे अगर विदेशी मुद्रा भंडार मैं कह रहा हूँ कि $650 बिलियन है, तो इससे हमें पता होना चाहिए था कि हमारा इम्पोर्ट कवर कितने महीने का है। इम्पोर्ट कवर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारा एक होता है आईएमएफ ट्रेंच कुछ करके बोलते हैं, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो किस अकॉर्डिंग काम करता है ये हमें जानने की जरूरत है। आईएमएफ में हमारा कितना बेटा चाहिए हमें जानने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें एक वर्ड से पता चलता है जब आप करंट में पढ़ते हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ा है। क्लियर? तो हमने आपसे कहा एक डेटा है, उस डेटा को आपने प्रोसेस किया और आपने अपने स्टैटिक पार्ट को बेहतर कर लिया। इतनी बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा हम समझने का काम करते हैं, अपने चलते हैं व्हाइट पेज पे और वहां पर हम देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और हम क्या करने वाले हैं। ये हो गया। सेकंड चीज, हमारी क्लास 2 सेशन में आपको मिलेगी, एक ढाई ढाई घंटे की 2 क्लासेस होंगी। एक ढाई घंटे में मैं कुछ डिस्कशंस करूंगा और एक ढाई घंटे में अमूमन होगा कि कुछ मैं डिस्कशंस करूंगा। चूंकि इकोनॉमी पहली बार हम पढ़ते हैं एक क्लास में, क्योंकि एकेडमिक में हमारा बहुत ज्यादा कोई तालमेल होता नहीं है इकोनॉमी के साथ में। और एकेडमिक के बाद में जब सॉरी एकेडमिक के बाद जब हम कम्पिटिटिव में आते हैं तब जाकर के इकोनॉमी से हमारा रूबरू होता है। तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझ में आ जाए। तो हम थोड़ा सा टाइम देख के चलेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की एक क्लास मिलेगी और स्टैटिक की आपको 2 क्लास मिलेगी विथ करंट अपडेटेड मिलेगी। और जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आने वाली तीनों सेशंस में हम क्या आपके साथ कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आने वाले 3 सेशंस में मैं आपके साथ क्या काम करूंगा और कितना मैं आपका कवर कराने की कोशिश करूंगा। मेरे बोलने की स्पीड थोड़ा तेज होगी चूंकि मैं अभी कन्वर्सेशन में हूँ आपके साथ। एक चीज आपसे मैं और कहना चाहूंगा कि इन तीनों सेशंस में मैं आपके साथ जो भी डेटा शेयर करूंगा कोशिश करूंगा उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। और ये तीनों क्लास मेरे यूट्यूब पर ही होंगे जिससे कि आप बाद में देख भी सकें रिवीजन भी कर सकें। क्लियर? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट पेज पे। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो चलिए चलते हैं अपने हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देखने का काम करेंगे। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा है, यूपी पीसीएस ऑब्लिक आरओ ऑब्लिक एआरओ ऑब्लिक, ये दोनों एक में है, ऑब्लिक बीपीएससी। इन एग्जाम्स को हमें कवर करना है कौन सा पार्ट, इकोनॉमिक पार्ट, जिसे हम अर्थ व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। हमें अर्थशास्त्र नहीं देखना है, हमें अर्थ व्यवस्था देखना है, एक बात हमेशा ध्यान के रखिएगा। क्लियर? अब इसमें एक चीज हमें और भी जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है। एक मोटा मोटा मैं 100 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, इवन मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ पीसीएस की, मैं पीसीएस को लेकर चलता हूँ, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पीसीएस में इकोनॉमी के अमूमन हमें 14 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये जो 14 से 15 क्वेश्चन है इसमें 7 क्वेश्चंस हमें स्टैटिक मिलता है देखने को और लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस ये हमें करंट अफेयर बेस्ड मिलता है देखने के लिए। इतनी चीजें क्लियर है? अब अगर ये चीजें क्लियर हैं तो हमें एक चीज अपने स्टैटिक देखना और हमें अपना करंट वाला पार्ट देखना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं स्टैटिक की, तो स्टैटिक में अमूमन अधिकांश देखा गया है कि जो पीवाई क्यू हैं उन पीवाई क्यू का भी बेटस हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। क्लियर? अब अगर पीवाई क्यू भी हमें देखने को मिल जा रहा है तो एक कॉमन सी बात है कि हमारा ये पीवाई क्यू तैयार होना चाहिए।
करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना होता है, तो मेरे दोस्त करंट अफेयर भी हमें स्टैटिक के जैसा ही पढ़ना होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम एक एक करके यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक आता है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा जीडीपी, आई मीन नेशनल इनकम। नेशनल नेशनल इनकम पहला टॉपिक है हमारा। नेशनल इनकम के साथ ही में हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जैसे हम इसमें अपना जीडीपी देखते हैं। एक एक चीज में टॉपिक लिख लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करके निकलता हूँ। इसी के जस्ट साथ में फिर हम अपने टॉपिक देखेंगे। दूसरा है हमारा टैक्स, आई मीन टैक्सेशन है हमारा। टैक्सेशन के साथ ही में हम अपना पूरा का पूरा बजट, आई मीन जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है, वो वाला टॉपिक्स हम देखेंगे। चौथा हमारा टॉपिक जो इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा टॉपिक है, तो मेरे दोस्त वो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से कमीशन लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछा है। और एक हमारा छोटा सा टॉपिक आ जाता है मनी। साथ ही में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और इसी के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है आपका बीओपी, भुगतान संतुलन। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। इसी के साथ ही में जब हम करंट वाला सेक्शन से देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात किया ना, कौन सा, ये नेशनल इनकम। तो जब भी नेशनल इनकम की बात होगी तो नेशनल इनकम में जैसे कोई करंट वाला इशू है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम में हमें क्या पढ़ना होता है, हमारी जीडीपी क्या है, हमारी जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट अगर हमारा पता चल गया है तो नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या है। और अगर नेशनल इनकम पर कैपिटा है तो नेशनल इनकम पर कैपिटा से क्या हम अपने देश की जीडीपी निकाल सकते हैं, ये हमें जानना है। साथ ही में रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी के आधार पर हम अपनी जीडीपी का आकलन करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हम अपनी जीडीपी का आकलन करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपसे एक डेटा शेयर कर रहा हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन है। तो ये $4 ट्रिलियन हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं कि हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। इन्फ्लेशन हम नॉमिनल जीडीपी में कंसीडर करते हैं या इन्फ्लेशन हम रियल जीडीपी में काउंट करते हैं, ये हमें कहाँ पता चलेगा, नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में हमें ये भी देखना है कि मार्केट प्राइस पे होता है या फैक्टर कॉस्ट पर होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सामान्यतः जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो एक चीज भी बोलेंगे कि नेशनल इनकम ही सही मायने में हमारा या फिर जीडीपी है। बट जीडीपी और नेशनल इनकम अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे जीडीपी हम मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो इस आधार पे पता चलता है कि नेशनल इनकम हमारा फैक्टर कॉस्ट पे निकल रहा है या मार्केट प्राइस पे निकल रहा है। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या है, जैसे हमने एक वर्ड अभी आपसे बोला था कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के आसपास है अमूमन। वहीं पे अगर हम परचेजिंग पावर प्रायोरिटी ट्रिपल पी के आधार पर बात करते हैं तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाती है। पहले नंबर पे चाइना हो जाती है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरा पे भारत स्टैंड करता है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या कॉमन डिफरेंस है, ये हमें स्टैटिक वाला पार्ट पता चलेगा। वहीं पे अगर मैं करंट की बात करूं कि हमें यहाँ पे करंट में क्या क्या पढ़ना होगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे करंट पे नेशनल इनकम में हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है वो हमको जानना है। और हमारी जीडीपी का स्टैंडिंग क्या है, हमारी जीडीपी का स्टैंडिंग क्या है, ये हमें पता करना है। अगर ये चीजें हमें पता चलेंगी तो हमारा नेशनल इनकम वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर हम टैक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने टैक्स में टैक्स स्लैब में चेंजिंग किया है, ये करंट का इशू है। बट डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या है, इसके साथ में हमारा टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो कितना है। साथ ही में अगर भारत सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है तो बजट प्रस्तुतिकरण में भारत सरकार की आय के सोर्स में टैक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है,
और सबसे ज्यादा भारत सरकार को टैक्स का कलेक्शन कहाँ से होता है? इनकम से, इनकम टैक्स से होता है, कारपोरेट टैक्स से होता है, या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से होता है, या अन्य जो टैक्सेस हैं, इवन मैं जीएसटी की बात करूं, या वहां से होता है? तो भारत को सबसे ज्यादा का टैक्स कलेक्शन या कहाँ से होता है? हमारा टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो कितना है, भारत में कितने टैक्स पेयर्स हैं, ये सारी चीजें जो डेटा वाला है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? टैक्स के जो स्टैटिक वाले पार्ट का करंट अफेयर वाला है, वो हमको यहाँ से पता चलने का काम करता है। अब अगर साथ ही में मैं बजट की बात करूं, तो बजट हम अलग से ही पूरा देखेंगे। बजट बजट हम एक अलग से ही देखेंगे, यानी सेपरेटेड। बजट हम सेपरेटेड क्लास देखने का काम करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे बैंकिंग की, जैसे मनी में तो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं, जैसे मनी में मनी मल्टीप्लायर क्या होता है वो हमें देखना है। उसी के मान ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, बेस मनी क्या है, तो ये सारी चीजें हमें मनी के अंतर्गत देखने को मिलती है। हार्ड करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी क्या है, हॉट मनी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मनी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। वहीं पे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं। साथ ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार किस तरीके से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो भी हम मनी में ही तो अमूमन देख लेते हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तरीके से हुआ, कमीशन ने कई बार पूछा है। बैंकों का सरकार विलय क्यों कर रही है, वो हमें जानने की जरूरत है। शेड्यूल्ड बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, एनपीए क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या है, सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, सरफाइसी एक्ट क्या है, बैड बैंक क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या होती हैं, ये सारा चीजें हमें स्टैटिक तौर पे बैंकिंग में देखने को मिलता है। वहीं पे मैं बात करूं, अमूमन बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, नाबार्ड बैंक क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जिसे आप एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, वो क्या है। अभी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का ट्रेंडिंग पैटर्न चल रहा है, जो हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बना रहे हैं। कहने का सेंस, जो डाकघर पहले होते थे, उन डाक घरों को अब हम बहुत ज्यादा मॉडिफाइड कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उन्हें पेमेंट बैंक बना रहे हैं। तो हमें पेमेंट बैंक जानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो एक पेमेंट बैंक क्या है वो हमें जानना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है वो हमें जानना है। पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, ये हमें जानने की जरूरत है। सब स्टैटिक पार्ट है। करंट सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर बैंकिंग से संबंधित कोई समितियां आई हैं, वो हमें जानने की जरूरत है। अगर बैंकिंग से कुछ रिफॉर्म्स हुई हैं, आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, तो हमें जानने की जरूरत है। अगर आरबीआई ने कोई ऐप बनाया है या कोई एप्लीकेशन बनाया है, कोई पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से बैंकिंग फैसिलिटीज बेहतर हो रही हैं, वो हमें जानने की जरूरत है। अगर आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज बनाई है जिससे कि हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि आरबीआई का एक मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स अपनाए हैं, वो हमें जानने की जरूरत है। वो भी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा अपने स्टैटिक पार्ट्स में। अगर मैं करंट की बात करूं, तो आरटीजीएस की क्या क्या फॉर्म्स हुई हैं वो हमें देखना है। एनईएफटी क्या है, आईएमपीएस क्या है, आईएमपीएस किस तरीके से वर्क करता है, क्यों आईएमपीएस को लाया गया, साथ ही में एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। फोन पे, गूगल पे, ये जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं, इन्हें सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, एनपीसीआई करता है, मेंटेन आरबीआई करता है, या सेबी करता है, कौन करता है, ये सारी चीजें हमें बैंकिंग के पार्ट्स में जानने की जरूरत है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है बैंकों का कि एक्सचेंज, आरबीआई का काम है एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। तो किस प्रकार से हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है वो हमें देखना है। लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल होता है वो देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई रेगुलेट करती है किसको, इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन में जो चेंजिंग्स होती हैं, लिक्विडिटी कैसे कम हो रही, वो कैसे काउंटर होगा, लिक्विडिटी अगर बढ़ रही है तो वो कैसे काउंटर होगा, ये सब हमें मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई की तरफ से देखने को मिलती है। अब अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, तो फिलिप्स कर्व क्या है ये हमें जानने को जरूरी है। इवन कर्व में बहुत सारे कर्व्स हैं, लेकिन फिर भी हमें फिलिप्स कर्व जानना है, लॉफर कर्व जानना है, कुजनेट्स वर्ग हमें जानने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें जानना पड़ेगा। इन्फ्लेशन में श्रिंक इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, क्राइंग इन्फ्लेशन क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। इन्फ्लेशन कितने प्रकार से होते हैं, पुल फैक्टर क्या काम करते हैं, या डिमांड बेस्ड कैसे काम करता है। अगर इन्फ्लेशन को हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट के लिए डब्ल्यूपीआई अगर सीपीआई है,
तो डब्ल्यूपीआई में क्या प्रॉब्लम्स थी या सीपीआई में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस बेसिस पे ये काम करते हैं, ये भी हमें जानने की जरूरत है। तो ये सब का सब हम कहाँ देखेंगे, अपने इन्फ्लेशन वाले सेक्शंस में देखेंगे। क्लियर हो गया। तो वहीं पर अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देखना है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे वीडियो लंबा ना हो। वहीं पे जो हमारे रेट हैं उन रेट्स को भी हमें देखना है। साथ ही में अगर आरबीआई की कोई रिपोर्ट आई है या कोई एप्लीकेशन आया है या कोई पोर्टल है, तो ये हमें देखने की जरूरत है। क्लियर। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से चलता हूँ, मैं जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। मैं पेज को ऊपर खिसका दे रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, तो सॉरी, मनी मार्केट की। दरअसल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पैसों के लेन देन से संबंधित बाजार है जो हमें देखने को मिल जाता है मेरे दोस्त। मनी मार्केट चूंकि ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म में मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत कम शब्दों में, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। डेप्थ में आपने क्लास लिया होगा तो वहां पर आपको ये चीजें पता होंगी। क्लियर। अब अगर मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किस चीज की, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की, तो मनी मार्केट में हमें सबसे पहले कुछ जो टर्म्स हैं वो जानना है। पहला, बिल क्या होता है। दूसरा, बॉन्ड क्या है। क्लियर। इसी के साथ में हमें ये जानना है कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, शेयर मार्केट। और मजे की बात यह है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो टर्म है वो भी हमें जानना है। जैसे एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या होते हैं, राइट इशू क्या है। ये चीज हमें जानने की जरूरत है और ये हमें जानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे एग्जाम की डिमांड है हमसे। तो ये चीजें हमें जानने को मिलेंगी यहीं पे। और इसी के साथ में सिर्फ यही आपको नहीं जानना है कि यहाँ पे मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त यहाँ पे ये चीजें हैं कि ये वर्क कैसे करता है, किनको जरूरत पड़ती है मनी मार्केट से, किसको जरूरत पड़ती है कैपिटल मार्केट से। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बीओपी की। तो बीओपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है हमारा बीओपी में हम करंट अकाउंट कैसे देखेंगे और कैपिटल अकाउंट कैसे देखेंगे। बीओपी को साधारण शब्दों में भुगतान संतुलन कहा जाता है, बैलेंस ऑन पेमेंट कहा जाता है। तो बीओपी में हम दो अकाउंट देखते हैं, एक है हमारा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है, और एक है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं कि करंट अकाउंट में क्या देखने हमको मिल जाता है हमें, तो करंट अकाउंट में हम अपना ट्रेड देखते हैं। क्या देखते हैं, अपना हम ट्रेड देखते हैं कि हमारा विश्व के साथ में कितना कैसा ट्रेड रहा है, हम किसका आयात कर रहे हैं, किसका निर्यात कर रहे हैं, और कितना निर्यात हुआ है, कितना आयात हुआ है। हम क्षेत्र सर्विस के सेक्टर में कितना आयात कर रहे हैं, सर्विस में कितना निर्यात कर रहे हैं, वस्तु व्यापार में कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है। ये सारी चीजें हमें हमें करंट अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ ही में हमारा व्यापार घाटा कितना रहा है, यानी ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ है। तो व्यापार घाटा हम एक बार अपना देखने का यहाँ से काम करते हैं। और व्यापार घाटा के साथ ही में अगर हमें कहीं लाभ हुआ है तो हम लाभ देखने का भी इसी के अंतर्गत काम करते हैं। फिर हमें क्या देखना है करंट में कि भारत का शीर्ष आयातक देश कौन कौन से हैं। शीर्ष आयात ऑब्लिक निर्यात, मतलब भारत किन लोगों से सबसे ज्यादा आयात करता है और भारत किन लोगों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ये चीजें हमें यहीं पे देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही में हमें एक चीज और प्राप्त होता है, लाभांश। ये लाभांश हम कहाँ पे रखते हैं ये हम देखेंगे। साथ ही में जो रिमिटेंस है, ये रिमिटेंस हम कहाँ देखते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी कमीशन यही पूछ लेता है कि भारत विदेशियों के माध्यम से भारतीयों को जो रिमिटेंस की प्राप्ति होती है वो करंट अकाउंट में शामिल होता है या कैपिटल अकाउंट में शामिल होता है। तो यही नहीं पता है बहुत सारे लोगों को कि कौन सा कैपिटल अकाउंट के टूल्स हैं और कौन से करंट अकाउंट के टूल्स हैं। तो इन दोनों को भी हमें जानना, देखना और समझना पड़ेगा। साथ ही में
अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में हमें क्या देखना है, इसमें तो सबसे पहला हमारा एफडीआई आता है। एफडीआई के साथ में फिर हमारा एफपीआई आता है। एफडीआई और एफपीआई क्या है? फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यूआईआई क्या होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। पी नोट्स क्या है, कई बार कमीशन ने पूछा है। एक हम देखते हैं मसाला बॉन्ड, MASALA मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड क्या है, ये हम देखने और जानने की जरूरत है। साथ ही में भारत में जो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, वो आखिर सिंगापुर या मॉरिशस रूट से ही क्यों आता है? तो टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं, ये जानना है। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, वो जानना है। और टैक्स हेवन और राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से किस प्रकार सिंगापुर और मॉरिशस रूट से भारत में सबसे ज्यादा हमें एफडीआई देखने को मिलता है। एक चीज साथ ही में, किसे हम एफडीआई कहेंगे, किसे हम एफपीआई कहेंगे, ये कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोनों पैसा शेयर मार्केट के ही माध्यम से भारत में लाया जाता है। तो ये चीज भी आपको जानने की जरूरत है। ये सब स्टैटिक पार्ट है। अब करंट के माध्यम से हमें ये देखना है कि भारत में एफडीआई कितने देशों से आया है जो शीर्ष है, और भारत के द्वारा किन देशों में निवेश किया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले कौन से देश हैं? पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रीन फील्ड एफडीआई का हुआ है या ब्राउन फील्ड एफडीआई हुआ, ये हमें जानना है। ऑटोमेटिक रूप से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है या दिल्ली या मुंबई रूट से आ रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें हमारा कैपिटल अकाउंट बताता है कि किस प्रकार से वर्क होने वाला है। यहीं पे हम अपना विदेशी ऋण भी देखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार भी देखते हैं। ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आती है। भारत का इंपोर्ट कवर कितना है, ये हमें जानने की जरूरत है। करंट अकाउंट को कैसे भरा जाता है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे हम आते हैं। क्योंकि पेज बहुत ज्यादा हो गया था, तो इतना चीजें आपने देखा। कुछ मिसलेनियस चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, मैं ऐसे पॉइंट पॉइंट कर दे रहा हूँ। वो कौन कौन सी पॉइंट चीजें हैं, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत का नीति आयोग, सॉरी, जैसे, ओके, जैसे नीति आयोग, हमें नीति आयोग के बारे में जानना है। नीति आयोग के बाद डीजी के बारे में हमें जानना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये हमें जानना है। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जानना है। फिर हमें लॉरेंज वक्र जानना है, फिलिप्स वक्र जानना है, लॉफर वक्र जानना है, कोऑर्डिनेट्स जो कर्व्स होते हैं उनके बारे में हमें जानना है। इन सारी चीजों को जानने के बाद में फिर हमें क्या जानना है मेरे दोस्त? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आई मीन कृषि से संबंधित जो फैक्चुअल डेटा है, वो हम यहाँ पे भी कवर करेंगे। साथ ही में जो भारत का खनिज उत्पादन है, ये किस प्रकार से है, ये हमें देखना जरूरी है। खनिज उत्पादन, इसी के साथ में अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अगर कोई रिपोर्ट आया है तो वो रिपोर्ट देखना है। और उस रिपोर्ट में जो इंडिया की परफॉर्मेंस है, वो हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे। अगर इतनी चीजें हम कवर कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने इतना देखा कि भले ही इकोनॉमी बहुत ब्रॉड है, बट उतना नहीं है जितना हम समझते हैं। तो मोटा मोटा मैं एक बार रिकॉल आपको कर दे रहा हूँ लास्ट में। हमें गरीबी के डेटा देख लेना है, बेरोजगारी के आंकड़े पढ़ लेने हैं, उनकी समितियां देख लेना है, भारत सरकार की कुछ योजनाएं देख लेना है, कब आया है, उनका टारगेट क्या रहा है और वो किस पे ओरिएंटेड रहा है। मतलब बच्चों को लेके है, महिलाओं को लेके है, बुजुर्गों को लेके है, या किसी अन्य जेंडर्स को टारगेट किया गया है, ये जानना है। प्लस अगर कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है वो जानना, चाहे नीति आयोग ने जारी किया हो, चाहे हमारी भारत सरकार ने जारी किया हो, या विश्व की किसी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, तो ये भी हमें जानना है। इसी के साथ में अगर बैंकिंग है, इन्फ्लेशन है, टैक्सेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसी के साथ ही में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, शेयर मार्केट है, इन्हें हमें जानना है। और इन्हीं का हमें डेटा भी देखना है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैटिक, स्टैटिक के साथ डेटा। तो इतना अगर हम कवर कर लेंगे तो यकीन मानिए कि हमारे अगर 14 से 15 प्रश्न आते हैं तो 10-12 प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। चूंकि इसमें से एक टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट है जनगणना, तो 2-4 प्रश्न हमें जनगणना से देखने को मिल जाएगा। अगर जनगणना भी हम इंक्लूड कर लें तो 20 के आसपास निकल जाएगा। बजट से 2-4 प्रश्न बजट से आते हैं, अमूमन 2 मान के चलिए कि 2 प्रश्न बजट से मिलेंगे, 1 इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा, 2 प्रश्न आपको जनगणना से मिल जाएगा। तो इन 3 टॉपिक से ही आपके 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि रिपोर्ट से आनी है, और वो रिपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो भारत सरकार की जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं से एक प्रश्न आना है। तो 7-8 प्रश्न तो फिक्स हैं कि वहीं से आना है। एक प्रश्न ये भी फिक्स है कि भारत की जो अभी तक नीति आयोग से पहले हम योजना आयोग के बारे में देखते थे, जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चली हैं, 12 पंचवर्षीय जो योजना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी भी उसको जानने का काम करता है, पूछने का काम करता है। तो एक आध प्रश्न हमें वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे 7-8 प्रश्न तो फिक्स हैं कि कमीशन वहीं से पूछेगा। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो करंट ओरिएंटेड है, करंट के साथ भी हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर? तो फिर एक बार आप जरूर बताइएगा कि ये सेशंस आपको कैसा लगने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हैं सेशंस को लेकर के? या आप जूम मीटिंग पे ही क्लास लेना चाहते हैं या यूट्यूब पे क्लास लेना चाहते हैं? एक बार कमेंट में आप जरूर ड्रॉप करिएगा। और अगर इकोनॉमी में कुछ और भी जानना आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा वो कौन सा टॉपिक है जो आप सेपरेटली जानना चाहते हैं। उस टॉपिक को हम अलग से एक सेशन के माध्यम से कवर करने का काम करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है। क्योंकि अल्टीमेट क्लास आप ही को लेना है, आपको पढ़ना है। हमारा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। जिस माध्यम में आप सहज और सरल हैं, हम उस माध्यम में आपको क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।